गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा आपको पता है कि WB टेट 2022 की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और हम लोग काबिल एकेडमी की एक छोटी सी टीम है, बहुत ही बैकवर्ड जगह पे हम लोग एस्टेब्लिश है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके जल्दी और बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी जो है और आपको दे सके। हम क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे विश्वास करते हैं, ताकि जब हम आपको 30 क्वेश्चन कराते हैं तो इस 30 क्वेश्चन कराने के पीछे मकसद ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन कराएं, बल्कि इन 30 क्वेश्चन को ऐसे कराया जाता है जैसे कि आप 30 नहीं बल्कि 300 क्वेश्चन के समान क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ताकि ये 30 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके समझते हैं, यहाँ पे पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपने 30 नहीं बल्कि 300 क्वेश्चन को समझा है। इस तरह से सिखाया जा रहा है। मैं राय सर आप सबका स्वागत करता हूँ काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये CDP का तीसरा सेशन है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट पे आ चुका है, आप देखें उससे अच्छे से, बहुत ही बढ़िया बना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये CDP पार्ट 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशल फैक्टर फॉर अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड। देखिए डिफरेंटली एबल आप बात को जरा समझिएगा। डिफरेंटली एबल माने कौन? जिसे हम लोग कहते हैं दिव्यांग। इसका आजकल जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या है? दिव्यांग, है कि नहीं? तो यानी कि जो शारीरिक रूप से जो अपाहिज होते हैं, ठीक है, डिफरेंटली एबल जिसे कहा, जिन्हें अपाहिज डिसेबल नहीं बोला जाता, इनकैपेबल नहीं बोला जाता, उन्हें बोला जाता है दिव्यांग। तो एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रूशल फैक्टर है वो क्या है? ठीक है, तो यहां पे है कंट्रोलिंग हिज और हर बिहेवियर। देखिए एज एन इंडिविजुअल उसको पता है कि जिस तरह की उनकी परिस्थिति है, उनको अपने व्यवहार को कंट्रोल तो खुद ही करना है। इंप्रूविंग हिज और हर ग्रेड्स। आप डिफरेंटली एबल हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ने में अच्छे ना हो। हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपने कई सारे वीडियोस में, न्यूज़ में देखा होगा, जहां उस बच्ची के दोनों हाथ नहीं है या टीचर के दोनों हाथ नहीं है, फिर भी ब्लैक बोर्ड पे पैरों के द्वारा चौक को पकड़ के बहुत बेहतरीन ढंग से क्लास में अपने लेक्चर को डिलीवर करते हैं और पढ़ाते हैं। बच्ची जिसके दोनों हाथ नहीं है, पैरों से उन्होंने अपनी MP और HS की परीक्षा देकर बहुत ही अच्छा 80-90% स्कोर किया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, ये तो कर सकते हैं। रिड्यूसिंग हिज और हर सफरिंग, अपने कष्टों को दूर करना। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है कि एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे के लिए जो चैलेंजिंग हो जाता है वो हो जाता है एनहांसिंग हिज और हर स्किल। यानी जो दिव्यांग बच्चा है उसको अपनी जो कुशलताएं हैं, जो अपना जो मास्टरी है, उसको एनहांस करना, उसको बेहतर करना। देखिए जहां तक जो वर्ड है डिजेबिलिटी, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सवाल है, जो वर्ड है डिजेबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है? डिजेबिलिटी है, हैंडीकैप है, इनकैपेसिटी है, इनएबिलिटी है, वीकनेस है। ये सारे वर्ड्स जो है पॉपुलर वर्ड्स है ना। और ये इन सब का जो है सबका एक ही मीनिंग है कि आप में क्षमता नहीं है। यू आर इनकैपेबल ऑफ इन डूइंग समथिंग। किसी काम को करने में आप असमर्थ है। तो आप बताइए, ऐसे बच्चों को हम दिव्यांग बोलते हैं, तो इनका मतलब ही होता है कि आप किसी चीज को करने में अगर असमर्थ है, इनकैपेबल है, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा? अपने स्किल को एनहांस करना। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जॉब होता है, ये आपका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज लर्निंग डिसेबिलिटी। पढ़ने लिखने की असुविधा इनमें से किस कारण से हो सकती है? इनमें से एक कारण जो है हो सकता है, पहला है कल्चरल वेरिएशन होता है, संस्कृति अलग अलग होती है। प्रीनेटल ड्रग यूज, जन्म के पहले अगर माता पिता ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इससे हो सकता है। एप्टीट्यूड ऑफ टीचर का जो बिहेवियर है, जो उसका बर्ताव है। एपाथी शोन बाय पीयर, उनके दोस्तों के द्वारा जो नफरत दिखाया जाता है, जो भी डिसलाइकनेस, तो क्या होगा? देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी, एक बच्चे के अंदर इनमें से कौन लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण हो सकता है? ये सब नहीं है। आपका कल्चर अलग है, टीचर का रवैया अलग है, दोस्त साथ नहीं देते, इससे आपके लर्निंग डिसेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है? यू आर ऑन योर ओन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जन्म के पहले गर्भ में अगर माँ या माता पिता जो है ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग एडिक्टेड है, तो इससे बच्चा गर्भ में उसको ब्रेन फीवर हो सकता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकता है, कई तरह की उसको दिक्कत हो सकती है, जिससे आगे चल के पढ़ने लिखने की असुविधा नेचुरली उसके अंदर आ जाती है। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। अगला सवाल, विच इज द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनकरेक्ट, गलत तरीका है, लैंग्वेज डेवलपमेंट करने का गलत तरीका है, भाषा के विकास का सपोर्ट करने का गलत तरीका है। देखिए गलत तरीका क्या है? लेटिंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टेडली इन अ टॉपिक। अगर एक बच्चा किसी टॉपिक पे बिना रुके कुछ बोलना चाहता है, लेट हिम और लेट हर स्पीक। लेट हिम और हर स्पीक आउट हिज हार्ट, बोलने दीजिए जो बोलना है, यही तो आप चाहते हैं ना क्लास में। सपोर्टिंग इनिशिएशन टेकन बाय चिल्ड्रन, बच्चे जो कोई कदम उठाते हैं उसको सपोर्ट करना, ये तो पॉजिटिव बात है।
अच्छी बात है, भाषा का विकास होता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजिंग लैंग्वेज, भाषा का इस्तेमाल करने के लिए स्कूल और मैनेजमेंट को चाहिए, टीचर को चाहिए कि वो एजुकेशन फैसिलिटेट करे ताकि बच्चा कर सके। गलत क्या है ये वाला, डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, यानी बच्चा अगर अपनी ही भाषा इस्तेमाल करता है तो आप उसे ऐसा नहीं करने दीजिए। अगर आप उसे ऐसा करने नहीं देंगे तब तो एजुकेशन का जो नॉर्म्स है, जो मायने हैं, जो राइट टू एजुकेशन में, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में बोला गया है कि मदर टंग में उसको जिस भाषा में समझ आए उसी भाषा में उसको पढ़ाइए, तब इसके तो मायने कुछ रहेंगे नहीं। तो ये गलत है कि जब बच्चा अपनी ही भाषा इस्तेमाल करता है तो आप उसे डिसअप्रूव कर देते हैं। ठीक है, ये इनकरेक्ट वे है लैंग्वेज को सपोर्ट करने का, लैंग्वेज डेवलपमेंट सपोर्ट करने का। फॉर मोस्ट ऑफ द राइट हैंडेड पीपल द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन हैंडल, यानी कि ज़्यादातर वे लोग जो राइट हैंडेड होते हैं, जैसे मैं दाएं हाथ से लिखता हूँ, दाएं हाथ से काम करता हूँ, ऐसे लोगों के ब्रेन का जो बायां हिस्सा होता है वो क्या काम करता है? स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा मतलब है लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी भाषा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, ये ठीक करना, ये जो है इसका जो है फंक्शन होता है। याद रखिएगा 4 का आंसर नंबर यहाँ क्या होगा, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो राइट हैंडेड लोग हैं उनके ब्रेन का बायां हिस्सा जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इश्यू रिलेटेड टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी कि विकास, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। हर एक आदमी का विकास अलग अलग होता है, हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे का ग्रोथ अलग अलग होता है, सबका पेस एक नहीं होता। कौन एक इश्यू है, मुद्दा है? देखिए, एक है कंजीनाइटल, एक्वायर्ड, जो बचपन से मिलता है या जो बाद में एक्वायर्ड होता है, नेचुरल, न्यूट्रिशनल, नेचर, नर्चर, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक। यानी यहाँ पे आपसे पूछा है कि डेवलपमेंट के इनमें से कौन एक मुद्दा है। इसका जो सही आंसर होगा वो नेचर एंड नर्चर। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि आखिर जो नेचर है, इस नेचर में आखिर क्या आता है। देखिए, नेचर में आता है आपका अपना परिवार, आपके माता पिता, आपका फैमिली, आपका सोशल एनवायरनमेंट जहां आप पले बढ़े, और जो नर्चरिंग होता है, नर्चरिंग मतलब आपका अपब्रिंगिंग, पालन पोषण कैसे हुआ है, आपकी पेरेंटिंग की लेवल कैसा था, आपका जो पालन पोषण था उसकी क्वालिटी कैसी थी, है कि नहीं। और तो इन पे बेस करके जो है डेवलपमेंट होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नेचर, यानी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स जो भी है, और नर्चर यानी आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, आपका विकास वैसे ही होगा ना, है कि नहीं। Which one of the following is not a part of Piaget's pre-operational stage except? बोल रहा है इनमें से कौन पियाजे का जो प्री ऑपरेशनल है, यानी कि जो दूसरा स्टेज है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जहाँ चीज़ों को हम पकड़ के सीखते हैं, लॉजिक लगाते हैं, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इनमें से कौन पियाजे के प्री ऑपरेशनल का पार्ट नहीं है, एक्सेप्ट। ठीक है, अब एक्सेप्ट का मतलब है कौन इसका पार्ट जो है नहीं है। ईगोसेंट्रिज्म है हमने पढ़ा है, एनिमिज्म पढ़ा है, कंजर्वेशन पढ़ा है, रिवर्सिबिलिटी जो है प्री ऑपरेशन में नहीं कर पाते, चीज़ों को रिवर्स नहीं करते कि एक गिलास दूध को हमने एक बाउल में डाला और उसी बाउल से एक गिलास दूध को फिर उसी गिलास में डालेंगे तो शेप चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी एक होगा, ये चीज़ वो रिवर्स नहीं कर पाते, है कि नहीं। 7 + 4 जो है वो 11 होता है, 11 - 4 फिर से 7 आ जाएगा, इस चीज़ को वो रिवर्स नहीं कर पाते। ठीक है, Which one of the following is a part of Piaget's concrete operational stage except? कौन इनमें से पार्ट है इसको छोड़ के, माने कौन इसका पार्ट नहीं है पियाजे का कॉन्क्रीट, यानी जो मूर्त, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, जहां पे चीज़ों को हाथ में पकड़ के आप लॉजिक लगाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं हाथ में लेके, है कि नहीं। तो वहां पे रिवर्सिबिलिटी, इंडक्टिव रीजनिंग, लैक ऑफ कंजर्वेशन, इसका सही आंसर होगा स्पेशल थिंकिंग। स्पेशल थिंकिंग जो फिगर्स होते हैं, जो शेप्स होते हैं, दोनों के बीच जो डिफरेंस कर पाना होता है कि दोनों के फिगर में कौन सी जो माइनर जो है, माइन्यूट डिफरेंस है, चीज़ों को पता लगाने में इस स्टेज में भी वो क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। ये इसका पार्ट जो है नहीं है। Which one of the following is not a part of Sternberg's triarchic theory of intelligence? देखिए, स्टर्नबर्ग ने जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, 3 चीज़ें थी उसमें। एक था एनालिटिकल, चीज़ों का बढ़िया से विश्लेषण करना, एक था प्रैक्टिकल चीज़ें यानी व्यवहारिक, और एक था जहाँ बच्चों को क्रिएट करने का, क्रिएटिविटी करने का मौका मिलता है। जो नहीं था वो था ये, 1 था, 2 था, 3 था ये, लेकिन 3 नंबर जो है स्पेशल इंटेलिजेंस जो मैंने अभी कहा, ये स्टर्नबर्ग के ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में ये नहीं है। क्या क्या है, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और क्रिएटिव है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स इंक्लूडिंग, इनमें से जो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एक्सक्लूडिंग, इनमें से 3 ऐसे हैं जो इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्जाम्पल है लेकिन एक नहीं है। वो कौन सा है जो नहीं है?
इसका आंसर होगा बेले स्केल्स। क्या होगा? बेले स्केल्स। अब ये कैसे? ये जो स्टैनफोर्ड का जो बिनेट है, इन्होंने इंटेलिजेंट क्वेश्चन की थ्योरी दी थी। जो बच्चों का जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, जो बच्चा जो है कितना जो है वो बुद्धिमान है, इस चीज को वहां पे जो है देखा जाता है। तो बिनेट का जो थ्योरी था वो इंटेलिजेंस क्वेश्चंस को चेक करता है। ठीक है, जहां तक वेस्लर टेस्ट का बात है, जो वेस्लर टेस्ट का बात है, इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट किया जाता है। किसे किया जाता है? लॉजिकल रीजनिंग को जो है टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और जो लास्ट में दिया हुआ है रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट, ये जो है ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है कार्ड्स पे। ठीक है, बेले स्केल जो है ये इंटेलिजेंस टेस्ट का एक एग्जांपल नहीं है, याद रखिएगा। स्टैनफोर्ड भी ने आईक्यू, वेस्लर लॉजिकल रीजनिंग और रोरशाक टेस्ट हो गया आपका कार्ड्स। यहां भी 3 क्वेश्चन आपको अलग से मिल गए। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी कुछ प्राप्त आप करते हैं, उस चीज को, लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपको जो प्रेरणा मिलती है, जो मोटिवेशन मिलता है ऑफ चिल बच्चों का, इसे और मजबूत कर सकते हैं, इसे और स्ट्रांग कर सकते हैं। कैसे? टेलिंग देम मोरल स्टोरी, नैतिक कहानियां सुनाएंगे। ये कौन सी बात हुई? प्रेजिंग देम रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंस, कैसा भी परफॉर्म किए हो तारीफ कर दीजिए, ऐसा तो नहीं होता है ना। असाइनिंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल, उन्हें जिम्मेदारी दीजिए जिन जिम्मेदारी को वो हैंडल कर सके। टेलिंग देम दैट इट्स ओनली द स्कोर दैट मैटर इन गेटिंग डिसेंट जॉब, बोल रहा है कि ये केवल स्कोर ही है जो आप अच्छी नौकरी दिलाने में आपकी मदद करेगी। ये सब बकवास के रीजन है। मैंने CDP 1 और CDP 2 मैंने कहा था, आपको रीजन समझ में आ जाएगा। देखिए, अचीवमेंट टेस्ट जब कोई अचीव करता है, इसका मोटिवेशन के तौर पर जब आप बच्चों को जिम्मेदारियां देना शुरू करते हैं क्लास के अंदर, कि पूरे क्लास को आपको मैनेज करना है, आप क्लास के मॉनिटर हो, या आपने जो असाइनमेंट किया है बहुत अच्छा है, आपको मैं जिम्मेदारी देती हूं कि बाकी बच्चों का भी देखिए कि उनका भी असाइनमेंट हो रहा हो, और जिनका नहीं हो रहा आप बहुत ही हम्बली उनको मदद कीजिए, उनको हेल्प की, ताकि वो अचीव कर सके। तो जब आप ये जिम्मेदारी देते हैं ना, तो उस बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि अरे वाह, मुझे टीचर ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मुझे इसको ठीक करना है। तो और ज़्यादा अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ता है, उसको मोटिवेशन मिलता है काफ़ी अंदर से कि नहीं मुझे ये करना है, वो ग्रेटर इंटरेस्ट लेता है इस चीज़ को करने में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर नेचुरली मोटिवेटेड, स्टूडेंट्स प्राकृतिक रूप से जो है मोटिवेट होते हैं। स्टूडेंट जो है प्राकृतिक रूप से जो है मोटिवेट होते हैं। क्यों? सीक सिंपल टास्क, उन्हें आसान काम देने के लिए। एक्सप्लोर नोवेल्टी, नोवेल्टी माने क्या होता है? इनोवेशन, नया कुछ करने के लिए। सीक कंटिन्यूस स्ट्रगल, नए नए संघर्ष, या कमिट मिस्टेक। सही आंसर होगा एक्सप्लोर नोवेल्टी। नोवेल्टी यानी कि नवीनीकरण, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरेशन, कुछ एक्सप्लोर करना। तो स्टूडेंट जो है नेचुरली इस चीज़ की तरफ हमेशा मोटिवेट रहते हैं कि हमें कुछ नया करना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ सीखना है। पहले से वो लोग जो है इस तरफ जो है इस चीज़ की ओर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में भी, अगर भारत में शिक्षा का स्तर अगर बेहतर करना है, अच्छा करना है, इसके लिए कौन सा तरीका अच्छा हो सकता है? पहला है अपग्रेडिंग द प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑफ टीचर्स बाय ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग, कि जो शिक्षक जो आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनकी अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए तो उस ट्रेनिंग और सुपरवाइजिंग से उनको अपग्रेड किया जा सकता है, और एक बार टीचर अगर अपग्रेड हो जाए तो बच्चों को भी बेहतर पढ़ा सकते हैं। फोकसिंग असेसमेंट एक्सक्लूसिव हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, फॉलोइंग अ पैन इंडिया करिकुलम, बिल्कुल नहीं। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल, बाहरी एग्जाम साल में जो है जो ट्वाइस अ ईयर कर दो, साल में 2 बार एग्जाम ले लो बाहर किसी में, तो ये सब रीज़न नहीं। देखिए आप दिल्ली का एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, दिल्ली में जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, या किसी की भी सरकार होती है, लेकिन फिलहाल आम आदमी सरकार है, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है आप देखिए, गवर्नमेंट स्कूलों कितना अच्छा कर दिया कि आज लाखों लोग जो करोड़पति हैं, अरबपति है, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में लाखों की संख्या में लोग एडमिशन करा रहे हैं। एडमिशन मिल नहीं रही है गवर्नमेंट स्कूल में, ये अवस्था है। गवर्नमेंट स्कूल को इतना अच्छा कर दिया है। फैसिलिटी की बात नहीं है, फैसिलिटी तो स्कूलों में बहुत अच्छी दे दी है जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है, लेकिन यहाँ मेन मुद्दा यह है कि दिल्ली में जो टीचर्स थे स्कूलों में, उनको ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, लंदन भेजा, अमेरिका भेजा, वहां पे जाके प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी डायनामिक हो गई, उनका जो फ्लुएंसी है इंग्लिश में, उनका नॉलेज, बच्चों को पढ़ाने में टेक्निक कैसे हैंडल करेंगे, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, टेक्निक, स्टैंडर्ड टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में इतना प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको मिला कि वो काफ़ी अपग्रेड हो गए। और उसके बाद हर साल आप देख लीजिए प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर
गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है परफॉर्म कर रहे हैं हर जगह, क्लास 10th हो, 12th हो, नीट हो, JEE JEE हो, हर जगह बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन मिल रहा है। जब टीचर को अपग्रेड करते हैं, उन्हें प्रोफेशनल बनाते हैं, तो शिक्षा का स्तर अपने आप आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आगे देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी, ठीक है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों किया जाता है? देखिए, व्हेन, व्हाई, हाउ, बच्चा एक फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए किया जाता है। देखिए, जब आप कोई टेस्ट बनाते हैं तो टेस्ट को आप कई भागों में डिवाइड करते हैं। डेली का टेस्ट हो सकता है, वीकली टेस्ट हो सकता है, मंथली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है। जैसा जैसा आपको टाइम मिलेगा साल भर में, उस हिसाब से आप अपने टेस्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों किया जाता है कि टीचर, स्कूल ये जानना चाहता है कि हमने क्या सिखाया और बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, इन दोनों के बीच जो गैप है इसे कैसे दूर किया जाए। इससे टीचर को भी काफ़ी मदद मिलती है कि उनका कौन कौन सा शॉर्टकमिंग, शॉर्टफॉल है उसको दूर करें। बच्चों को भी पता चलता है कि उनको और कितनी सीखने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है, इसमें प्री टेस्ट भी आता है, पोस्ट टेस्ट भी आता है। तो आपका आंसर होगा बोथ 1 and 2। द फॉलोइंग कैटेगरीज अफेक्ट जेंडर, ठीक है, इनमें से कौन है जो जेंडर को अफेक्ट करता है, लेकिन कौन है जो नहीं करता है? जो नहीं करता है, देखिए, एथनिसिटी का मतलब होता है किस जाति से है। जाति के ऊपर तो बहुत डिपेंड करता है कि आपके वहाँ लिंग भेद होता है कि नहीं, लड़का लड़की में। धर्म के आधार पर तो आपको पता है, धर्म के आधार पर तो इतना आडंबर है कि लड़का लड़की में बहुत बड़ा भेद है। एप्टीट्यूड यानी कि नज़रिया है ना, सोच कैसा है, इसमें डिपेंड करता है। लैंग्वेज कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों इफेक्ट करते हैं। ये जो है नहीं करता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, लैंग्वेज नहीं। सीमा में भी मोर डैश देन देविका, सीमा भी लड़की है, देविका भी लड़की है, तो सीमा देविका से ज़्यादा क्या हो सकती है? मैस्कुलाइन तो पुरुषों के लिए होता है, फेमिनाइन लड़कियों के लिए होता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर कि सीमा में भी मोर फेमिनाइन देन देविका। स्कूल्स वाइल डीलिंग विद पॉवर्टी स्ट्रिकन चिल्ड्रेन मस्ट, बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, गरीब पीड़ित बच्चे हैं, जब उनसे डील करते हैं तो क्या करना चाहिए? मस्ट अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू करिकुलर एक्टिविटीज बाय सेग्रीगेटिंग देम फॉर बेटर अटेंशन, उन्हें अलग कर दीजिए ताकि उनको अलग से उनके ऊपर ध्यान दिया जा सके। एक्सपेक्ट देम टू पोजेस हाई स्टैंडर्ड बिहेवियर, आप उससे ये उम्मीद कीजिए कि वो बहुत अच्छा, बहुत उच्च नैतिक व्यवहार करेंगे। हैव अ जीरो टॉलरेंस ऑफ एक्सक्यूजेज फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल्स रेगुलरली, अरे तो ये सबके लिए होगा, सिर्फ गरीब बच्चों के लिए क्यों? अमीर बच्चों के लिए, जो भी स्कूल नहीं आएगा, अटेंडेंस नहीं करेगा, उसके प्रति तो एक स्ट्रिक्ट रवैया तो अपनाना ही पड़ेगा। प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग टू डेवलप स्किल्स टू स्ट्रेंथन देयर सेल्फ स्टीम, जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनका सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान बहुत लो लेवल का होता है, स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि आप उन्हें उपयुक्त ट्रेनिंग दीजिए, एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दीजिए, ताकि उससे वो अपने स्किल्स को बेहतर कर सके, स्किल्स को, अपनी योग्यता को और पॉलिश कर सके, शार्प कर सके, जिससे उनका क्या होगा, उतना जो आत्मबल है, उनका जो आत्मविश्वास है वो बेहतर होगा, है कि नहीं? और ये चीज़ें केवल गरीब बच्चों के साथ नहीं, किसी भी ऐसे बच्चे के साथ जिनका आत्मसम्मान, आत्माभिमान बहुत नीचे है, उन्हें एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, उनके उस पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। द टर्म डिसेबल्ड चिल्ड्रन रेफर्स टू, डिसेबल्ड है, जिसे हम लोग दिव्यांग बोलते हैं, डिफरेंटली एबल कहते हैं, ठीक है। कौन है इसका मतलब? ऑल चिल्ड्रेन विद सेंसरी फिजिकल इंपेयरमेंट, जिनके सेंस ऑर्गन या शारीरिक रूप से अपंग है, माने हेयरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट या फिजिकल इंपेयरमेंट है, बिल्कुल। ऑल चिल्ड्रेन विद इमोशनल डिफिकल्टीज एंड इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, जो भावनात्मक रूप से भी उनको कुछ असुविधाएं हैं और बौद्धिक रूप से भी जिनको असुविधाएं हैं, किसी भी तरह का इनकैपेबिलिटी, इनकैपेसिटी है ना, ये सब के सब जो है डिसेबल चिल्ड्रन के ये हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग दिव्यांग या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following article of the Constitution has been affected after notification of the right to free and compulsory education Act 2009? 2009 में बच्चों को जो है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के नोटिफिकेशन देने के बाद किस आर्टिकल में जो है, किस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है? इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 46। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा ध्यान समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कि जब राइट टू एजुकेशन आया तो इसमें आर्टिकल नंबर 46 को काफ़ी चेंजेस आया, क्योंकि आर्टिकल नंबर 46 जो है वो किस बात को डील करता है कि स्टेट या सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, इट इज़ द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशनल
and economic support to the weaker section of society and especially the scheduled castes and scheduled tribe, so that their educational and economic interest can be preserved and they can be saved from social injustice एंड एक्सप्लॉयटेशन। उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, शोषण ना हो, उनके शिक्षा की देखभाल की जा सके, उनको पूरे शिक्षा का अधिकार मिले, उनके आर्थिक रूप से उनको मजबूत करके मेन स्ट्रीम के साथ उनको जोड़ा जाए। तो आर्टिकल नंबर 46 जो है ये काफ़ी इफेक्ट हुआ। द यूज ऑफ टीचर मेड टेस्ट में बी प्रेफर्ड ओवर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिसएडवांटेज स्टूडेंट। डिसएडवांटेज स्टूडेंट यानी कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन यानी कि दिव्यांग, ऐसे व्यक्तियों के लिए टीचर के द्वारा बनाया गया टेस्ट जो है वो स्टैंडर्ड टेस्ट से बेहतर माना जाता है उनका मूल्यांकन करने के लिए दिव्यांगों का। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है वो पहले से प्री डिटरमाइन फिक्स और उनका पैटर्न पहले से सुनियोजित किया जाता है और उसी हिसाब से पूरे साल भर टेस्ट होता है। लेकिन वहाँ पे जो डिसएडवांटेज ग्रुप के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी क्या नीड है, क्या कमियां हैं, वो केवल स्कूल में पढ़ाने वाला क्लास का टीचर ही जानता है कि इस बच्चे को भी मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए मुझे कैसे टेस्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ये भी बेहतर तरीके से स्कोर कर पाए और अपनी काबिलियत को जाहिर कर पाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट आर गिवन टू ओनली दोज स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम हायर स्टडी। नहीं, स्टैंडर्ड टेस्ट डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द स्पेशल। यस, जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है वो जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी जो खास ज़रूरतें हैं, वो जिस तरीके से उनका जो लर्निंग स्टाइल है उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर नहीं किया जाता। इसलिए टीचर मेड टेस्ट, टीचर चूंकि अपने बच्चों को बेहतर जानते हैं, वो बेहतर क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इज इंपॉर्टेंट। सी, स्पेशल चिल्ड्रन, फिर से वही बात, दिव्यांग विशेष बच्चे कौन है? स्पेशल चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, स्पेशल चिल्ड्रन, ठीक है। तो अगर आपको पहले से ये पता चल जाए, ठीक है, आप पहले से अगर आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ स्पेशल चिल्ड्रन कौन है, तो इसका क्या महत्व है। अगर आप पहचान लेते हैं कि बच्चा दिव्यांग है, उसे कई तरह की असुविधाएं हैं, तो इसका क्या महत्व होता है। अगर स्कूल टीचर इन चीज़ों को पहले ही भांप लेता है कि उसे क्या कमियां हैं, इससे आप बच्चों को दूसरी असुविधा हो जाए, इससे आप उसको बचा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर आपने उन बच्चों के इस प्राथमिक असुविधा को देखने के बाद भी, प्राइमरी डिजेबिलिटीज़ को देखने के बाद भी उसे अगर इग्नोर किया, तो हो सकता है आगे जाके ये फिजिकल डिजेबिलिटी तो था ही, आगे जाके लर्निंग डिजेबिलिटी, कॉग्निटिव डिजेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी भी डेवलप कर जाए। ठीक है। Which one of the following principles facilitates inclusive education? इनमें से कौन सा वो सिद्धांत है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन, डाइवर्सिफिकेशन इन द क्लासरूम, यानी कि जो डिफरेंटली एबल पर्सन है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो भी नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल टीचर के द्वारा ही पढ़ सकते हैं, पूरा अधिकार है। तो वो कौन सा सिद्धांत है जिससे इस चीज़ को फैसिलिटेट किया जाता है? ठीक है, देखिए, चिल्ड्रेन विथ IQ 80, IQ 80 समझते हैं, जिसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन लेवल 80 है, उन्हें बिलो एवरेज या पुअर माना जाता है, बैड माना जाता है। ठीक है, उन्हें रीजनिंग करने में असुविधा होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को करने में काफ़ी दिक्कत होती है, उन्हें समझ में ही नहीं आता है क्या होता है, बिलो एवरेज होते हैं। तो कह रहा है चिल्ड्रेन विथ IQ 80 एंड अबव कैन लर्न एंड बेनिफिट फ्रॉम नॉर्मल एजुकेशन। तो अगर वो 80 या इससे थोड़ा सा ऊपर है, तो जो आम शिक्षा है, जो नॉर्मल शिक्षा, जो क्लास में पढ़ाया जाता है, इससे उनको लाभ हो सकता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में इसको शामिल किया जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, बाकी तीन यहाँ पे नहीं है। द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। इंस्ट्रक्शनल यानी कि जो निर्देश के जो तरीके होते हैं, निर्देश देने के जो इंस्ट्रक्शन देने के तरीके होते हैं, इनमें से कौन जो है जो नहीं है? तो देखिए, कॉन्टेक्चुअलाइज इंस्ट्रक्शन, यानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, यानी कि जो प्रसंग है जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। प्रोवाइडिंग लर्नर कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, माने आप बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें, इंस्ट्रक्शन दे क्या करना है क्या नहीं करना है। एसेसिंग लर्निंग, जो वो सीख रहे हैं उसका मूल्यांकन करना, ये होगा। माने बच्चे जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, चुपचाप खड़े होकर उसको पेशेंटली ऑब्जर्व करना, ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है। मिसबिहेवियर एट स्कूल में रिफ्लेक्ट द डैश टू डैश। कोई बच्चा अगर स्कूल में मिसबिहेव करता है, गलत व्यवहार करता है, तो इसका क्या मतलब? वो रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, जब बच्चा स्कूल में मिसबिहेव करता है ना, तो आप एज अ टीचर इस बात को समझिए कि उसका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है। जी हाँ, उसका मनोवैज्ञानिक दशा क्या है, उसके अंदर प्रेशर है, दबाव है। देखिए, एज अ टीचर
आप जानते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल में बैंड है, आप किसी को भी दंड नहीं दे सकते, मार नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। अपने लेवल पे कुछ एडजस्ट करते हैं वो अलग बात है, पर ये क्राइम है। तो कोई बच्चा जब मिसबिहेव करता है तब ये ना सोचे कि ये उसकी आदत है। हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसा जज्बात है जो बाहर आना चाहता है, बोतल की तरह बंद हो गया है, खुलना चाहता है, उस खुलने का प्रेशर है और उसी के चलते उसी दबाव और इरिटेशन में वो मिसबिहेव करता है। तो इसका सही आंसर होगा मिसबिहेवियर एट स्कूल में बी रिफ्लेक्ट द प्रेशर टू रिलीव द बॉटल्ड अप फीलिंग, यानी जो जज्बात अंदर में कैद होकर रह गए हैं ना, इसे कैसे बाहर निकाल दे, इसका प्रेशर होता है। मिसबिहेव इसी चीज का एक्सप्रेशन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या नहीं है, ठीक है। सो देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल डायरेक्टेड होता है। अरे भाई, आपको कोई लक्ष्य दिया गया है, कोई समस्या दिया गया है, तो उसको आप समाधान करेंगे, आंसर निकालेंगे, गोल होता है उसमें। एक स्किल है दैट कैन बी लर्न एंड प्रैक्टिस, प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक कुशलता है ना, और इसे प्रैक्टिस के जरिए आप सीख सकते हैं। बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ सीक्वेंस स्टेप, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कई सारे स्टेप होते हैं जो मैंने सीडीबी में मैंने बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम को अवेयर करना। आप पहले समस्या से जागरूक होइए, उसको पहचानिए, उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए, फिर वो डेटा कलेक्ट कीजिए, उनको एनालिसिस कीजिए जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो। लास्ट स्टेज होता है कि आप सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है, या किसी कंक्लूजन में पहुंचिए। तो ये नहीं होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है। कोई जरूरी थोड़े ना कि मैथ्स की प्रॉब्लम दी जाए, रीजनिंग की हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, ग्रामर की हो सकती है, दूसरी हमारे लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं। द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ इमोशन, इमोशन माने जज्बात। तो आपके जो अंदर के जज्बात हैं वो जज्बात क्या से भरे होते हैं? फीलिंग से, आपके एहसास से, आप क्या फील करते हैं, ये है, बाकी सब तो कुछ नहीं है। Which of the following statement about emotion is correct? इमोशन के बारे में इनमें से कौन सी वो बात है, इमोशन के बारे में इनमें से वो कौन सी बात है जो गलत है, जो क्या है, गलत है। इमोशनल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स इमोशंस अनफोल्ड फ्रॉम सिंपलर वन। सही बात है, जो भावनात्मक विकास होता है वहां पे साधारण भावना से हम जटिल भावनाओं की ओर बढ़ते हैं। सही है, बिकॉज इमोशंस आर सब्जेक्टिव, दे आर डिफिकल्ट टू स्टडी। इमोशंस डिपेंड ऑन कॉन्शसनेस, एकदम आप क्या सोचते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को लेते हैं, कितने जागरूक हैं, कितने आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। लर्निंग, ये आंसर होगा, लर्निंग थ्योरीज एक्सप्लेन इमोशंस इन टर्म्स ऑफ हाउ दे सर्व पीपल सर्वाइवल एंड वेलबींग। की इमोशंस को बोला गया है कैसे वो लोगों के सर्वाइवल का और वेलबींग का एक जरिया होता है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम, एक किताब है जिसका नाम है डिस्कवरिंग साइकोलॉजी, जिसके लेखक है डॉन हॉकेनबरी एंड सांड्रा ई हॉकेनबरी, और इनके अनुसार ये कहते हैं, एंड आई कोट, दैट इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट। इमोशन, जज्बात, एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है दैट इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। इसमें इमोशंस में 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, मनोवैज्ञानिक तौर पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। और तीसरा आपका बिहेवियरल और एक्सप्रेसिव रिस्पॉन्स कैसा होता है। आपका बिहेव जो झलकता है, आपका इमोशन, आपका बिहेव ही आपके इमोशन को जाहिर करता है कि नहीं। अभिमन्यु, अ स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन टेक्स एडमिशन। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज आपको बहुत कुछ सिखा देगा कि एज अ टीचर इन सवालों का, इस सिचुएशन का जवाब कैसे देना है। ये एक नहीं बल्कि 100 क्वेश्चन के बराबर है। अभिमन्यु, स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बहुत ही गरीब परिवार से आता है और उसने क्लास 4 में एडमिशन लिया है। क्लास 4 में एडमिशन लेकर मतलब लगभग 9-10 साल का बच्चा, ठीक है। अब पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत उसका एडमिशन हुआ है। कुछ देर के बाद उसका जो सहपाठी स्टूडेंट अभिमन्यु का, वो उसे छेड़ना, तंग करना, बुली करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका पुअर बैकग्राउंड है बोल के उसको बुली करता है। एज अ टीचर, व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन इफ यू आर फॉलोइंग द कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अगर आप लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को फॉलो करने वाले टीचर हैं तो आप इनमें से कौन सा डिसीजन लेंगे। याद रखिए, ऐसे सवालों का जवाब कभी भी नेगेटिव, रूड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसे सवालों का जवाब में देखिएगा एक वर्ड दिया होगा, वो क्या होगा, काउंसिल। यानी बैठाकर बच्चे का काउंसलिंग कीजिए कि वो जो कर रहा है वो निहायती गलत
है ना, और उसका सपोर्ट उसको चाहिए, ये नहीं कि वो उसको बुली करे। तो काउंसिल स्टूडेंट्स अबाउट एक्सेप्टिंग अभिमन्यु एज देयर फेलो स्टूडेंट, उन्हें समझाइए कि अभिमन्यु भी आप ही की तरह एक छात्र है, भले ही उसका बैकग्राउंड गरीब है तो क्या हुआ, है कि नहीं। तो इस तरह से उस बच्चे को अपने दोस्त की तरह उसको एक्सेप्ट करना सीखें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है दे विल बी पनिश, नहीं अगर दोबारा बुली करोगे तो हम तुमको पीटेंगे, टीचर बोल रहा है, नेगेटिव बात है, नहीं होगा। हाँ, अभिमन्यु को बोलिए कि वो स्टूडेंट्स को अवॉइड करे, कैसे अवॉइड करेगा, जा रहा है रास्ते में रोक के उसको पीट रहा है, उसको बुली कर रहा है, कितना अवॉइड कीजिएगा, बच्चा तो डिप्रेस हो जाएगा। रिक्वेस्ट कीजिए प्रिंसिपल को कि बच्चे के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा ड्रेस और अच्छा सा जूता खरीद के लाइए, कौन सी बात हुई, क्या इससे बुली होना छूट जाएगा, क्या इससे हो जाएगा वो अमीर बन जाएगा, नहीं। तो आंसर होगा नंबर। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स शुड बी स्ट्रेस्ड मोर इन मेंटली अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रन, यानी ऐसे बच्चे, दिव्यांग बच्चे ही हुए जो मानसिक तौर पे बहुत ही मतलब निम्न स्तर के हैं, जिनका मानसिक ग्रोथ उतना नहीं हुआ है और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हुआ है, तो कौन सा स्किल पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो मेंटली रिटार्डेड है, जिनका मानसिक दिमाग ठीक से काम नहीं करता, इंटेलेक्चुअली उतना डेवलप नहीं है, कॉग्निटिवली डेवलप नहीं है, उनमें कम्युनिकेटिव स्किल बहुत मुश्किल से आएगा, न्यूमेरिकल स्किल नहीं आएगा, लाइफ स्किल मुश्किल से आएगा। उन्हें क्या सिखा सकते हैं आप कि आप जिस परिवेश में आज आए हैं, इस परिवेश में आप कैसे अडाप्ट करें, कैसे इस परिवेश के तहत अपने आप को ढाल लें। टीचर इस चीज़ को उसके अंदर ला सकता है धीरे धीरे करके, एक्सपीरियंस के जरिए। विजुअली चैलेंज स्टूडेंट जो जिनको देखने में असुविधा होती है, विल गेट मैक्सिमम सपोर्ट, उनको बहुत ज़्यादा समर्थन या सहयोग मिल सकता है यदि, तो यदि क्या, देयर लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू टेक्स्ट डिलीवर्ड बाय टीचर्स, बोला कि अगर उनका अधिगम की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया अगर टीचर के बोलने के द्वारा हो, टीचर अगर लेक्चर डिलीवर करे, तो देयर सर्वाइवल स्ट्रेटजीज आर स्ट्रेंथन, उनके जो जीने का जो संघर्ष है इसको और मजबूत किया जा सके, उनको एक ढांढस दिया जा सके, नहीं आप भी इस समाज का हिस्सा है। देयर सोशल स्किल्स आर एनहांस टू गेट मैक्सिमम सपोर्ट फ्रॉम पीयर्स, और सॉफ्टवेयर असिस्टेड ब्रेल स्क्रिप्ट, ये तो अलग तरीका है कि जिनको अंधे लोग हैं उनका ब्रेल लिपि से उनको एजुकेशन देना अलग चीज़ है, लेकिन जो विजुअली चैलेंज मेरे को मैक्सिमम सपोर्ट देने के लिए ज़रूरी है कि इनका जो सामाजिक जो स्किल होता है, जो कुशलता होता है, इसको कोशिश करें कि इसको आप बेहतर बनाएं, ठीक है, ताकि इनको अपने ही दोस्तों के साथ, जिनके साथ ये पढ़ रहे हैं नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल बच्चों के साथ, उनसे सपोर्ट मिल सके, सहायता मिल सके, वो लोग एंगेज हो सके, कोऑपरेट कर सके एक दूसरे। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों का सोशल स्किल को मजबूत किया जा सके, समाज में रहने का, सोशलाइजेशन करने का, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने का, पढ़ाई को शेयर करने का, एक दूसरे से सीखने का। और आज का CDP 3 का लास्ट सवाल है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल जो एजुकेशन है ये किसके लिए, फिर से वही बात, स्पेशल चिल्ड्रन का ही मतलब होता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। स्पेशल एजुकेशन हेल्प्स, स्पेशल एजुकेशन जो है वो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को हेल्प करता है ताकि वो बेहतर तरीके से अपने आप को समाज या अपने पीयर ग्रुप के साथ जो है रिलेट कर सके, ठीक है। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाता है, ठीक है ना, किसी भी तरह के बच्चे हो, फिजिकली डिजेबल्ड हो, इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड हो, सोशली डिजेबल्ड हो, लिंग्विस्टिकली डिजेबल्ड हो, है कि नहीं। तो यहाँ जो ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया है स्पेशल एजुकेशन कैटर्स टू द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। नहीं, स्पेशल एजुकेशन सबके लिए नहीं है, ये किसके लिए है, दिव्यांग के लिए, दिव्यांग के, तो नहीं होगा। कैटर्स टू द नीड्स ऑफ जनरल टीचर्स, टीचर की तो है ही नहीं, कहाँ से आ गया। हेल्प्स डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स टू मास्टर ए स्किल, एक किसी भी दिव्यांग बच्चे को कोई एक कुशलता सीखने के लिए मास्टरी करवा देना। हेल्प्स डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स टू रिलेट विद अदर्स इन अ बेटर, मैंने कहा अभी स्पेशल एजुकेशन दिव्यांग बच्चों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तरीके से, आध्यात्मिक तौर पे जो डिजेबल्ड होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको समाज में दूसरे के साथ अपने आप को बेहतर तरीके से रिलेट कर सके, अपने आप को स्थापित कर सके, एस्टेब्लिश कर सके, इसके लिए स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है। तो ये था आज का CDP 3, ठीक है। धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूसली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं काबिल एकेडमी के साथ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सी नोबडी इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड, और हर व्यक्ति से, चाहे वो टीचर हो, शिक्षक हो या छात्र हो, गलतियां सबसे होती है। अगर हमसे भी कुछ गलतियां हो गई हो तो क्षमा करें और कमेंट करके बताएं कि हम इसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, सच में हम जो मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम खूब मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हम चाहेंगे, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके मैक्सिमम आप शेयर करें। बस शेयर का बटन दबाना, आप किसी को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये एजुकेशन पहुंचे। और नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप कर लेते हैं लेकिन बेल नोटिफिकेशन आप प्रेस ना करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपका छूट सकता है।
ठीक है, आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी CDP के अगले क्लास में, और EVS और मैथ्स पेडागोजी क्लास भी और भी आ रहे हैं, इंतज़ार कीजिए और अपना पूरा ख्याल रखिए। आपसे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।